मैंने कहा मेंडल की सफलता के कारण, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो। रीजंस फॉर मेंडल, ठीक है, सक्सेस। ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो टाइटल, मेंडल की सफलता के कारण। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, आप अच्छे से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला रीजन है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्लांट, सही पादप का चुनाव। क्लियर? ओके, आधा घंटा ध्यान दो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सही पादप, ठीक है, बोलो का चुनाव। ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्लांट। ठीक है, बोलो मेंडल ने अपना काम करने के लिए पाइसम सटाइवम प्लांट को चूज किया, जो कि एनुअल था, बाइसेक्सुअल था। बोलो इजीली रिजल्ट उसको मिल जाते थे। क्लियर? तो पहला मैंने लिखा सही पादप का चुनाव, तो इसमें क्या लिख रहा हूं, बोलो मेंडल ने, बोलो मैंने कहा, बोलो पाइसम, ठीक है, बोलो हम जानते हैं उद्यान मटर गार्डन पी, बोलो क्या बोला था मैंने, बोलो पाइसम, बोलो सटाइवम। क्लियर? बोलो पादप प्लांट, ठीक है, को अपने वर्क के लिए मैंने कहा सेलेक्ट, बोलो किया। ठीक है, बोलो क्योंकि क्योंकि यह, बोलो एक तो एनुअल प्लांट। क्लियर? एनुअल प्लांट का मतलब क्या है, बोलो वार्षिक पादप। ठीक है, बोलो एक ही साल में रिजल्ट उसको मिल जाते थे। क्लियर? एक तो एनुअल प्लांट एंड बाई सेक्सुअल। ठीक है, बोलो मैंने लिखा यहाँ पर बाई सेक्सुअल। क्लियर? बाई सेक्सुअल मतलब कैसा था, द्विलिंगी। ठीक है, बोलो कमिंग, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल प्लांट, बोलो था। ठीक है, तो आपको पहले पॉइंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, सबको याद रहता है। क्लियर? बोलो आ जाता हूं, हमने क्या लिखा है, मेंडल की सफलता के कारण जेनेटिक्स में, और पहला लिखा सही पादप का चुनाव। अब मैंने लिखा नंबर 2। क्लियर? बोलो सही लक्षणों का चुनाव, सही, बोलो लक्षणों का चुनाव। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट करेक्टर। ठीक है, या ट्रेड। बोलो क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ, बोलो करेक्ट, मैंने कहा यहां पर करेक्टर। ठीक है, या मैं बोलो ये लिखूं, एक ही बात है, बोलो सही लक्षणों का चुनाव। क्लियर? और ये जो पॉइंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इजी क्वेश्चन बनाए कि टफ बनाए। इजी के तो जमाने अब चले गए हैं। क्लियर? टफ पूछे जाते हैं, टफ कैसे पूछे जाएंगे वो समझना। मैंने कहा हमने बचपन से पढ़ा है, मेंडल ने 7 जोड़ी, बोलो लक्षणों का चुनाव किया था। कितने करेक्टर का चूज किया था, 7। क्लियर? बोलो आपसे मेरे को 7 करेक्टर का चूज किया था। क्लियर? तो मैंने कहा मेंडल, ठीक है, मेंडल ने, बोलो 7, बोलो आपसे मेरे को लक्षणों, ठीक है, 7 लक्षणों का मतलब हर लक्षण विपरीत विभेद वाला था, अपोजिट करेक्टर वाला था। जैसे उसने लिया, बोलो फली का रंग, कलर ऑफ पॉड, तो एक बोलो हरा और एक पीला। विपरीत विभेद का मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर? अभी सारा चार्ट बनाऊंगा आपको। मैंने कहा मेंडल ने 7 लक्षणों, बोलो का चुनाव किया। ठीक है, अब दिमाग में हमारे बचपन से आता है कि मेंडल ने 7 ही क्यों लक्षण लिए, 8 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए। मेरी बात को समझना, कभी सोचा नहीं होगा आपने कि मेंडल ने, बचपन से हमने सुना है मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे, दिमाग में ख्याल आता है 7 ही क्यों लिए, बोलो 5 क्यों नहीं लिए।
बोलो 8 क्यों नहीं लिए या 10 क्यों नहीं लिए? तो उसका रीजन क्या है कि जिस प्लांट को उसने चूज किया था पाइसम सटाइवम, उसमें एक्चुअली 7 जोड़ी ही क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 7। अच्छा पहले बताओ अपने में कितने होते हैं? पूछ लो पड़ोसी को। अरे कितने होते हैं? 23। बोलो टोटल 46। और कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23। ये भी काम आएगा हमारे जेनेटिक्स में आगे। क्लियर? अभी मेंडलिज्म बात कर रहा हूँ इसलिए मेंडल की बात कर रहा हूँ। बात समझ ना? पोस्ट मेंडलिज्म में तो सारी बातें करेंगे। बोलो मैंने कहा मटर जो प्लांट होता है उसमें टोटल क्रोमोसोम 14 और पेयर कितने? 7। बोलो बात समझ में? तो इसलिए उसने 7 कैरेक्टर लिए। और मेंडल जब तक जिया तब तक उसके माइंड में यही था कि मैंने जो 7 कैरेक्टर लिए हैं वो 7 जोड़ी क्रोमोसोम पर स्थित है। मेरा हर एक कैरेक्टर एक जोड़ी क्रोमोसोम पर है। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर लिए। और उसके दिल दिमाग में एक ही बात थी, मेरा हर कैरेक्टर की जीन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे स्थित है। लेकिन बाद में जब लेटर ऑन स्टडी हुई, बाद में मेंडल की वापस नियमों की स्टडी हुई, मेंडल के सारी बातों की स्टडी हुई, तो पता चला कि मेंडल जिन 7 कैरेक्टर को 7 अलग अलग जोड़ी के क्रोमोसोम पे मान रहा था वो एक्चुअली 4 पे स्थित थे। कितने पे स्थित थे? 4 पे स्थित थे, 7 पे थे ही नहीं। बोलो बात समझ में? तो वो 4 कौन से पे थे वो भी बताऊंगा मैं आपको। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है अभी मैंने आपको क्या रीजन बताया कि मेंडल ने 7 करेक्टर ही क्यों लिए? क्योंकि मटर के अंदर 7 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। और उसने जो 7 करेक्टर लिए थे उसके दिल दिमाग में क्या था कि मेरा हर करेक्टर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर उसकी जीन उपस्थित है। क्लियर? तो मेंडल ने 7 करेक्टर लिए। अच्छा अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं वो चार्ट। क्लियर? चार्ट का मतलब क्या? यहाँ पर लिखूंगा मैं लक्षण का नाम। क्लियर? बोलो नेम ऑफ कैरेक्टर। क्या लिखूंगा मैं? बोलो मैंने कहा नेम ऑफ बोलो कैरेक्टर। ठीक है? यहाँ पर लिखूंगा मैं बोलो प्रभावी। ठीक है? बोलो प्रभावी मतलब क्या होता है? डोमिनेंट। क्लियर? और यहाँ पर लिखूंगा मैं अप्रभावी। ठीक है? अप्रभावी मतलब क्या? बोलो रिसेसिव। ठीक है? अब दिमाग में आता है डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है। सीधा सिंपल सा फंडा है कि जो करेक्टर मुझे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? आज मैं आपसे कहूं मैं यहाँ पर एक ट्रक खाली कर दूं मटर की फलियों का, कितना ट्रक खाली कर दूं? एक ट्रक, चलो ज्यादा हो गया। एक बोरी खाली कर दूं, कितनी कर दूं? बोलो एक बोरी। और आप उसमें देखोगे ज्यादा फलियां आपको हरी दिखाई देगी, पीली दिखाई देगी, हरी। बोलो समझ में आ गया? किसी भी करेक्टर का ज्यादा जो मिलता है वो डोमिनेंट है, कम जो मिलता है वो क्या है? रिसेसिव है। क्लियर? मतलब मैं आपको मटर के गार्डन मतलब खेत में ले जाऊं, कहा ले जाऊं? बोलो मटर के खेत में। और मैं कहूं ये मटर के पौधे हैं, ये मटर के पौधे हैं। आप ऐसे नजर मारोगे आपको ज्यादातर पौधे लंबे और कुछ टिंगू नजर आएंगे। समझ में आया? बोलो। तो प्लांट की हाइट में डोमिनेंट करेक्टर कौन सा हुआ? लंबा। और रिसेसिव करेक्टर कौन सा हुआ? बोना। या डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब समझ में आया? जो करेक्टर ज्यादा मिलता है वो डोमिनेंट है और जो कम मिलता है वो क्या है? रिसेसिव है। बोलो बात समझ में आए? अब आप इधर ध्यान देना। क्लियर? ओके, ये इसलिए समझा रहा हूं पूरी जेनेटिक्स में ये वर्ड हमारे आएंगे। जो वर्ड पहली बार आएगा मैं उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं नंबर 1। मैंने लिखा यहाँ पर पादप। ठीक है? की ऊंचाई। ठीक है? क्या लिखा? हाइट ऑफ प्लांट। क्लियर? क्या लिखा? बोलो मैंने कहा हाइट ऑफ प्लांट। क्लियर? बचपन से हमने देखा है बोलो लंबा तो होता है डोमिनेंट। ओके? और बोना क्या होता है? रिसेसिव। क्लियर? अच्छे से समझना। अब क्या होता है जेनेटिक्स में, जो डोमिनेंट करेक्टर होता है उसका कैपिटल सिंबल लिखते हैं और रिसेसिव का सिंबल
जो डोमिनेंट का लिखा है उसी का स्मॉल लेटर लिखते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो, इसका डी नहीं लिखा जाएगा, इसका क्या लिखा जाएगा, स्मॉल टी। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसका क्या लिखा जाता, कैपिटल, और रिसेसिव का क्या लिखा जाता, उसी का स्मॉल लिखा जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा, अच्छा अब इसमें भी क्या है कि एक्चुअली मेंडल ने पादप की ऊंचाई करेक्टर लिया ही नहीं था, ये तो किताबों ने बना दिया। आपको मैं कहूँ रियल में एक प्लांट का लंबा है कि बोना है, किस पे डिपेंड करता, लेंथ ऑफ स्टेम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता, तने की लंबाई पे। अगर ये कभी ऑप्शन नहीं हो और मैं अगर तने की लंबाई हो तो एक ही बात है कि नहीं है बोलो, और एक ही बात है लेंथ ऑफ स्टेम, तो कभी कभी ये भी मिलता है, ये और ये एक ही हुआ कि नहीं हुआ बोलो, जितना तना लंबा उतना पादप की हाइट ज्यादा, जितना तना छोटा उतनी पादप की हाइट कम। तो मैं हाइट ऑफ प्लांट बोलूं, लेंथ ऑफ स्टेम बोलूं, एक ही बात है। कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, ये मिलता है। बताओ ये दोनों एक ही है कि अलग है बोलो, एक ही है। ओके, नंबर टू, नंबर टू क्या बता रहा हूं, मैंने कहा पुष्प की स्थिति, ठीक है, बोलो पोजीशन ऑफ फ्लावर। मैं हर एक चीज बोलो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, बस आपको फीलिंग्स लेनी है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, पोजीशन ऑफ फ्लावर। डोमिनेंट क्या होता है बोलो, अक्षीय, ठीक है, अक्षीय मतलब क्या बोलूंगा, एक्सियल, क्लियर। और रिसेसिव क्या होता है, टर्मिनल, क्या होता है बोलो, टर्मिनल, क्लियर। मैंने कहा समीपस्थ, क्या लिखा मैंने बोलो, टर्मिनल, क्लियर। अगर इसका करो, अगर मैंने इसका ए कर दिया तो इसका क्या करूंगा, स्मॉल ए करूंगा। बात समझ में आए बोलो। आ जाते हैं करेक्टर नंबर थ्री। करेक्टर नंबर थ्री क्या, फली की आकृति, क्लियर। बोलो क्या लिखा, शेप ऑफ पॉड, क्या लिखा बोलो, शेप ऑफ पॉड, क्या लिखा बोलो, शेप ऑफ पॉड, क्लियर। अच्छा, लाइफ में मटर की फलियां देखी कि नहीं देखी बोलो, ज्यादा फुली फुली होती है कि पिचकी पिचकी होती है बोलो, फुली फुली। इसका मतलब डोमिनेंट क्या होगा बोलो, फुली फुली, बोलो इन्फ्लेटेड। और रिसेसिव क्या होगा, पिचकी हुई, कंस्ट्रक्टेड। बात समझ में आए। ओके, मतलब बहुत सारे इसमें रटते हैं, और फील करो अपने आप, ध्यान रहेगा। क्या लिखा मैंने बोलो, फूली हुई, क्लियर। बोलो इन, मैंने कहा फ्लैटेड, क्लियर। बोलो इन, मैंने कहा फ्लैटेड, क्लियर, इनफ्लेटेड, क्लियर। ओके, और इधर क्या लिखूंगा, पिच की हुई, क्लियर। ओके, मैंने लिख दिया, बोलो कंस्ट्रक्टेड। आप मेरी फीलिंग समझ आओगे बोलो। अच्छा, नंबर फोर्थ क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा फली का रंग, क्या लिख रहा हूं, फली का रंग, मतलब कलर ऑफ पॉड। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, कलर ऑफ पॉड, क्लियर। बोलो डोमिनेंट क्या, ग्रीन, और रिसेसिव क्या, येलो। ओके, मैंने लिखा हरा, क्या लिखा मैंने बोलो, ग्रीन, और इधर क्या लिखूंगा, पीला, पीला मतलब क्या, येलो। ओके, अगर इसके लिए लिखूंगा तो जी, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, स्मॉल जी। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। इसके लिए अगर आए तो इसको लिए स्मॉल आई, समझ गए बोलो। अच्छा, अब बात करते आगे नंबर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कहानी अभी और बढ़ाते हैं, क्लियर। आपकी कहानी वही चल रही है, नंबर बोलो क्या किया मैंने, 5, क्लियर। बीज की आकृति है, क्लियर। मैंने कहा शेप ऑफ सीड, क्लियर। बोलो डोमिनेंट क्या, राउंड, और रिसेसिव क्या, रिंकल्ड, गोल और झुरीदार, क्लियर। बोलो गोल मतलब राउंड, क्लियर। और मैंने कहा झुरीदार, क्लियर। बोले तो रिंकल्ड, ठीक है। बोलो इसका लिख दिया आर, तो इसका क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं बोलो, क्लियर। नंबर 6, मैंने कहा आपको बीज का रंग, क्लियर। बोले तो क्या,
कलर ऑफ सीड, क्लियर, कलर ऑफ सीड। ये फली का उल्टा होता है, मतलब बीज के डोमिनेंट कैसे होते हैं, पीले, क्लियर। पीले मतलब क्या करूंगा, येलो, ठीक है, येलो मतलब कैपिटल वाई। तो हरे मतलब ग्रीन, बोलो क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई। बात समझ में आए बोलो। तो फली का याद है तो बीज का उल्टा कर लोगे, और फली का तो याद रहता ही है ना, बोलो रहता है कि नहीं रहता, बोलो, क्लियर। और फली की आकृति फूली पिचकी याद रहेगा, बोलो। तो इसका राउंड रिंकल तो वैसे ही ध्यान रहता, मतलब आप थोड़ा सोचो तो इनको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब आ जाता हूं मैं सेवन करेक्टर। सेवन करेक्टर क्या है, बोलो, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग मतलब कलर, कलर ऑफ फ्लावर, क्लियर, कलर ऑफ फ्लावर, क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो, वायलेट। इधर क्या लिखा मैंने, वाइट। ये क्या है, बैंगनी। और क्या लिखेंगे, बैंगनी, क्लियर। कभी कभी पर्पल भी लिखा होता चलेगा, बात समझ में आए, बोलो, ओके। और ये क्या हो गया, श्वेत, ठीक है। अच्छा, इसका वी तो इसका क्या लिखूंगा, स्मॉल वी। बात समझ में आई, बोलो, क्लियर। अब मेंडल ने 7 करेक्टर दिए थे, 7 ही क्यों दिए, समझ में आया, क्योंकि उसके दिल दिमाग में क्या था, मैं जिस प्लांट को चूज कर रहा हूं उस प्लांट के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मैं 7 लेता हूं और हर एक अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर उपस्थित है। ये ही मेंडल के माइंड में था, जब तक मेंडल जिया, जब तक मेंडल ने काम किया। बात समझ, उसके माइंड में कभी इसीलिए लिंकेज जैसी चीजें आई ही नहीं, बोलो, बात समझ ना, ओके। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो 7 करेक्टर है, एक्चुअली इसको कंट्रोल करने वाली जीन एक और कैरेक्टर को भी कंट्रोल करती है, और उसका नाम क्या है, बोलो, बीज, मैंने कहा चोल का रंग। ध्यान से समझना, कलर ऑफ सीड कॉट, कलर ऑफ सीड कॉट, क्लियर। और मैंने लिखा ग्रे और मैंने लिखा व्हाइट, मेरी बात को समझना। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन एक ही हुई, और ऐसी जीन जो एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करती है उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, प्लियोट्रोपिक जीन। तो आपको पूछ ले मेंडल का वो कौन सा करेक्टर था जो कंट्रोल करने वाली प्लियोट्रोपिक जीन थी, तो वो कौन सा था, बोलो, पुष्प का रंग। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, बोलो, यहां पर लिख दूं मैं, बोलो, कंट्रोल बाय, बोलो, प्लियोट्रोपिक जीन, क्लियर। बोलो, मैंने लिखा प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन किसको कहते हैं, बोलो, ऐसी जीन जो कंट्रोल करती है मोर देन वन करेक्टर को, मोर देन वन करेक्टर को, बोलो, बात समझ में आई। अच्छा, ये क्यों लिखा, समझ में आया, बोलो आपको। अच्छा, करेक्टर 7 के 8 नहीं होंगे, करेक्टर तो 7 ही होंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेटर ऑन जब स्टडी हुई तो पता चला कि इसको कंट्रोल करने वाली जीन इसको भी कंट्रोल करती है, तो इसका मतलब ये कैसी जीन हो गई, बोलो, प्लियोट्रोपिक जीन। क्या हो गई, प्लियोट्रोपिक जीन। जेनेटिक्स में बहुत सारी जीनों के नाम होते हैं, जैसे लीथल जीन होती है, जैसे जैसे स्टडी करेंगे आपको मैं बताऊंगा, क्लियर। तो अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। अब इतनी तो क्या हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बोलो। इसमें अगर आपको पूछ ले मेंडल ने कौन सा करेक्टर लिया, कौन सा नहीं लिया, फली के रंग के लिए डोमिनेंट रिसेसिव क्या, वो तो सब बता सकते हैं। अब आजकल क्या पूछा जाता है, अगर टब बनाना पेपर, तो पहली चीज तो क्या पूछेगा कि, बोलो, प्रेजेंट टाइम में मेंडल ने जो 7 करेक्टर लिए थे वो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे स्थित थे, बोलो, 7, 5, 4, 3, ऐसे। तो क्या होगा, 4, क्लियर, 4। अब और टब पूछना होगा तो वो पूछेगा वो 4 कौन से, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, पहला, चौथा, पांचवा, सातवां। और बोलो, समझे समझे, बोलो, क्लियर। और तब पूछना होगा तो क्या पूछेगा, इनमें से कोई भी करेक्टर का नाम लेके पूछेगा वो कौन से नंबर के पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे था। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आए, मेरी बात को समझो। ये तो बचपन से पढ़ते आए हो, बोलो। अब मैंने कहा अगर किसी को टब बनाना होगा तो क्या करेगा,
बोलो एक तो 7 पे नहीं होकर 4 पे थी, 4 पेयर। 4 कौन से थे पहले तो वो बता दूं मैं आपको। तो मैंने कहा यहाँ पर इसी में क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर नॉट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, नॉट। और नॉट में क्या लिख रहा हूं कि मेंडल बोलो ने जो 7 करेक्टर, ठीक है, जो 7 करेक्टर लिए, ठीक है, वो 7 पेयर, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, बोलो मैंने कहा लिए उनकी जीन 7 जोड़ी गुणसूत्र, 7 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है, बोलो पर न उपस्थित होकर केवल 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 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 4 जोड़ी गुणसूत्र पर बोलो मैंने कहा उपस्थित थी, ठीक है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अब वो 4 कौन से थे तो हमेशा कैसे याद रखेंगे, चलो 4 तो याद रख लिया, ज्यादातर यही पूछते कितनी जोड़ी, बट मैंने कहा पूछ लिया वो 4 कौन से तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूँ, वो कौन सा था, मैं आपको पूछूं ऐसी कौन सी क्रांति है जो खतरनाक हुई थी जो हमेशा याद रखते हैं। 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति बोलो, 1857। देखो अपन भी फंडा लगाते हैं, क्या लिखा मैंने बोलो 1857। अब मुझे इसमें से एक को हटाना पड़ेगा, एक में करेक्शन करना पड़ेगा, बताओ वो कौन सा करेक्शन करूंगा, 8 को, क्योंकि 8 तो कभी ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। अभी मैंने लॉजिक बताया, केवल 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी थे। बोलो बात समझ में, तो उसको आधा करना पड़ेगा, उसको आधा करना पड़ेगा, मतलब मैंने क्या बता दिया, आप समझ गए कि बोलो कौन से 4 क्रोमोसोम थे, 1 4 5 7। 1857 के 1457 बोलो, 1457। मतलब आपको तो 1857 ही रखना है, वही आपका टिक करवाएगा। मतलब वो 4 कौन से पे थे, फर्स्ट पे, 4 पे, 5 पे और 7 पे। बात समझ में, मतलब 90% तो यही पूछा जाता है, 7 की जगह कितने पे थे, 4 पे। और टब बनाना चाहे तो क्या पूछेगा, वो 4 कौन से, बताओ ऑप्शन में क्या आएगा, 1 3 5 7, 1 4 6 7। और बोलो आएगा, हवा ही नहीं लगती वहां, भूल जाते हैं। और बोलो भूल जाते नहीं भूल जाते वहां, लेकिन बैकअप होगा तो कैसे राइट होगा, किसको याद करोगे, 1857 को, और अपना काम हो जाएगा। किस में करेक्शन करना है बोलो, क्या किसी और में, उसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो वो ऑप्शन में ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मटर के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, 7 पेयर ऑफ, इसलिए तो 7 करेक्टर लिए ना। अच्छा अब और टब बनाना चाहे तो क्या बनाएगा, आप सोचो कि इस पे कौन कौन से थे, इस पे कौन कौन से थे, इस पे कौन कौन से थे और इस पे कौन कौन से, या उल्टा आपको पूछ लिया फली का रंग वाला बोलो करेक्टर किस जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे था, तब तो ऑप्शन इंडिविजुअल मिलेगा। इंडिविजुअल मिलेगा मतलब समझ में, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया, 7 मिल गया, और बोलो पक्का यही 4 ऑप्शन होंगे। तो अब मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने 7 करेक्टर लिखे हैं वो एक्चुअली उसकी जीन किस नंबर के क्रोमोसोम पे थी। ओके, तो अब मैं यहाँ पर सेटिंग बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने लिखा, बोलो मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, बोलो फिफ्थ, क्लियर। और मैंने लिखा यहाँ पर सेवंथ, फर्स्ट फर्स्ट। और क्या समझे बोलो, आप समझ में आया बोलो, मतलब जो मैंने आपको चार्ट बताया आपको उसी ऑर्डर में याद रखना है तो आपकी सेटिंग बैठेगी। 4 4 4 5 7 1 1, क्या बोला बोलो, 4 4 4 4 4 4 7 5 के 5 7 और 1 1। पहले बताओ आंसर दे दोगे नहीं दे दोगे बोलो, क्लियर। मतलब कोई भी करेक्टर दिया बोलो कुछ तो माइंड में लॉजिक होना चाहिए तो ही तो हम आंसर निकाल पाएंगे ना। बट ये वाला जो है वो मतलब बहुत टफ बनाना चाहता तो देगा। मेरी बात समझ में आए बोलो, जिसको हर कोई नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो ज्यादातर तो मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर तो यही, क्लियर।
और थोड़ा टफ पूछे तो ये। और मैंने तो आपको एग्जैक्ट क्या बता दिया, कौन सा करेक्टर कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर उपस्थित था। क्लियर। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया सफलता के कारण में, मतलब यही ऐसा है जिससे ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सफलता के कारण देखें। क्लियर। ओके, अब मैं बता रहा हूं नंबर 3। नंबर 3 क्या था, सही बोलो तकनीक। ठीक है, बोलो का चुनाव। मेंडल बहुत होशियार था, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। करेक्ट चॉइस ऑफ करेक्ट टेक्निक, दो टेक्निक मेंडल यूज करता था। एक का नाम था इमेस्कुलेशन। क्या करता था बोलो, इमेस्कुलेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं, विपुंसन। और एक टेक्निक का नाम है बैगिंग। क्या है बोलो, बैगिंग, मतलब थैली बांधना। ठीक है, देखो मेंडल कितना होशियार था। मेंडल क्या करता कि मटर के प्लांट के अंदर अर्ली एज में क्या करता, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा देता। क्लियर, क्या कर देता, हटा देता। बोलो इसको क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। और वो प्लांट किस में बदल जाएगा, इमेस्कुलेटेड प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेस्कुलेटेड प्लांट। क्योंकि मेंडल सोचता था कि भाई मैं तो सोया रह गया, उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कर दिया तो मेरे तो बोलो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन कुछ समझते हो, स्वपरागण पर परागण। मटर का प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। और बोलो कैसा है, बाइसेक्सुअल। मेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो बोलो ये वाला मेथड किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको रोकने के लिए करता था, सेल्फ के क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन। ये एग्जाम में आता है कि मेंडल सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाता था। ऑप्शन में आएगा बैंगिंग, इमेस्कुलेशन। क्या होगा बोलो, इमेस्कुलेशन। क्लियर। तो मैंने कहा क्या लिख रहा हूं बोलो इसमें, बोलो मैंने कहा ऐसे लिखो चल जाएगा बोलो, पी प्लांट की बोलो अर्ली स्टेज। क्लियर, अर्ली स्टेज मतलब समझ गए, एकदम ताजा ताजा तरुण प्लांट बना ही है अभी। क्लियर, बोलो अर्ली स्टेज में ही। बोलो मैंने कहा मेल, बोलो क्या बोला, मेल रिप्रोडक्टिव बोलो स्ट्रक्चर। ठीक है, नर जनन अंग संरचना। क्लियर, बोलो नर, मैंने कहा जननांग। ठीक है, बोलो को बोलो हटा देता। क्लियर, बोलो हटा देता, ये हटा देना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन। और ये किसके लिए करता था बोलो, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। किसको रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए। मैंने कहा स्वपरागण बोलो को रोकने के लिए। क्लियर, क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा प्रिवेंट सेल्फ बोलो पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आए, मतलब ये चाहता था मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो, मैं जब चाहूं तब सेल्फ पॉलिनेशन हो और मैं जब चाहूं तब क्रॉस पोलिनेशन हो। क्लियर। अच्छा, बेकिंग में क्या करता, होशियार था। उसने कहा यार मैंने इमेस्कुलेटेड तो कर दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव तो है, और हवा में कोई आयन काम कर गया तो मेरे रिजल्ट खराब हो जाएंगे, मैं कोई रात भर बैठा बैठा देखूंगा थोड़ी। तो क्या करता बोलो, उस इमेस्कुलेटेड प्लांट पर क्या डाल देता बोलो, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे क्या लगा देता, थैली लगा देता। क्लियर, तो किसको प्रिवेंट हो जाता, क्रॉस पोलिनेशन। बात समझ में आए बोलो। तो यहां पर क्या लिखूंगा बोलो, इसमें इमेस्कुलेटेड प्लांट। क्लियर, बोलो इमेस्कुलेटेड प्लांट मतलब समझ गए बोलो, विपुंसित बोलो पादप। ठीक है, बोलो पादप, मैंने कहा बोलो पर, बोलो मैंने कहा विपुंसित पादप पर थैली लगाना। ठीक है, बोलो क्या कहलाता है, बेगिंग। क्या कहलाता है, बेगिंग। और बेगिंग किसके लिए करता था बोलो, किसको बचाने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन। और समझे नहीं समझे बोलो, मैंने कहा पर परागण, बोलो पर परागण को रोकने के लिए। क्लियर, तो मैंने कहा यहां पर प्रिवेंट बोलो क्रॉस बोलो पॉलिनेशन।
नेशन। समझ गए बोलो। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे समझ में आया बोलो। ये देख के ये पूछ सकते हैं, ये देख के ये पूछ सकते हैं, इसमें क्या होता वो पूछ सकते हैं। क्लियर। और क्या कारण था मेंडल की सफलता के, ये जो भी मैं बता रहा हूँ मेंडल की सफलता के, वो सक्सेस इटसेल्फ मेंडल, मतलब मेंडल जो भी काम करता उसको सक्सेस क्यों मिलती, बोलो बात समझे। और मेंडल की असफलता के कारण का मतलब है कि मेंडल बहुत अच्छा काम करता फिर भी सोसाइटी में वो फेमस क्यों नहीं हुआ। मेंडल खुद अपने आप में हमेशा सक्सेस था। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में। यहाँ हम मेंडल की सफलता के कारण का मतलब मेंडल की स्वयं की सफलता के कारण, और मेंडल की असफलता का कारण का मतलब है कि बोलो सोसाइटी में मेंडल की असफलता क्यों हुई। मेरी बात समझ में आए बोलो। क्लियर। तो चौथा कारण क्या था, मेंडल होशियार था, एक करेक्टर लेता या दो करेक्टर लेता, एक या दो जनरेशन तक स्टडी करता, दैट्स ऑल। बात समझ में आए। तो ये भी उसकी एक सक्सेस का कारण था। मेंडल मेंडल बोलो एक या दो करेक्टर, ठीक है, लक्षण, बोलो आपसे मैं कहूं करेक्टर, ठीक है, को लेकर मैंने कहा बोलो वन या टू जनरेशन, ठीक है, बोलो जनरेशन मतलब पीढ़ी, बोलो तक 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 ही बोलो स्टडी बोलो करता, ठीक है। कैसे करता वो तो हम आगे जाके मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बोलो बात समझ ना। तो ये सारे कारण किसके, मेंडल की सेल्फ सक्सेस के रीजन है। किसके सक्सेस के रीजन है, सेल्फ सक्सेस। चार रीजन समझ में आया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट करेक्टर। बात समझ में आए। तो अब आप क्या करोगे, नोट करोगे। कुछ फीलिंग्स आई कि नहीं आई बोलो आपको, ठीक है, नोट करो। किया ये नोट बोलो। ओके, तो वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट करूं मैं बोलो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको बचपन में कहा गया इनमें क्या दिमाग लगाना, ये तो रट लो। और बोलो समझे समझे। और क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है।
हो गया। ओके, मैंने आपको कौन सा कैरेक्टर एग्जैक्ट कौन से क्रोमोसोम पे होता है वो भी बता दिया। क्लियर? ओके। हालांकि आपको ये कौन से पे ये नहीं पूछेंगे, आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम पर होता है, तो वो 1457 मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? ये नोट बोलो। ओके, हो गया नोट बोलो। ठीक है। ये ग्रे मतलब समझते हो क्या होता है? ग्रे, ग्रे मतलब समझते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रे को? धूसर। क्या बोलते हैं? नहीं पता? अपना ग्रे ही रहने दो। हाँ, सीमेंट कलर ऐसा नहीं मिलेगा कभी ऑप्शन में। ठीक है। अच्छा। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब समझ गए? ऐसी जीन जो एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करती हो। ठीक है। मेंडल के दिमाग में 7 करेक्टर, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे थे। मेंडल के दिमाग में कभी ये बात क्यों नहीं आई कि वो 7 पे नहीं होकर के 4 पे है? तो उसका रीजन ये है कि ये जीन जो है वो दूर दूर स्थित थी। बात समझ में है? इसलिए क्या हुआ, मेंडल के रिजल्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बात समझ ना? जैसे इस करेक्टर को भी कंट्रोल करने वाली 1 पे है, इसको भी 1 पे है, फिर भी मेंडल के रिजल्ट में दिक्कत नहीं आई। जब उसने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, लिंकेज जैसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि ये जीन क्या थी, दूर दूर स्थित थी। इसलिए क्या होगा, उसके रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। ठीक है। क्या ये मेंडल का करेक्टर था क्या? नहीं। मैंने ये क्यों बताया, समझ में आया बोलो? क्योंकि इस करेक्टर को कंट्रोल वाली जीन क्या है, एक ही है। अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ये चार्ट याद हो जाएगा बोलो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से क्वेश्चंस आता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट करूं मैं बोलो? हो गया नोट? स्पेशल नोट करूं मैं बोलो? हो गया नोट बोलो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है।
क्या लिखा समझ के बोलो। ओके, हो गया। ये याद रहेगा कौन से पे चार बोलो। 1, 4, 5 और 7। और 1, 4, 5, 7 पे ही है। तो मैंने तो आपको कौन सा करेक्टर कौन पे वो बता दिया। तो 4, 4, 4, 5, 7, 1, 1। ओके। और ये क्या लिखा बोलो, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टेक्निक। ओके। ओके, आपको मेरी बात समझ में आए बोलो। किया ये नोट बोलो। ठीक है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है।
नाम से पता चल रहा है, इसमें मेस्कुलेटेड और बैगिंग, ठीक है, हो गया नोट। मेंडल स्टडी ओनली 1 to 2 character together and up to 1 to 2 जनरेशन, क्लियर। क्या ये पॉइंट समझ में आया बोलो। मेंडल स्टडी बोलो एट द टाइम ओनली 1 to 2 कैरेक्टर एंड एट 1 to 2 जनरेशन, ठीक है। एक या दो कैरेक्टर वो लेता था और एक या दो पीढ़ी तक स्टडी करता था। ये क्या था मेंडल की सेल्फ सक्सेस के रीजन, क्लियर, कि वो हर काम करता उसमें उसको क्यों सही रिजल्ट मिलते थे। अब क्या बता रहा हूं, मेंडल की असफलता के कारण, ठीक है। बोलो मेंडल की असफलता बोलो के कारण, ठीक है। बोलो रीजन फॉर, मैंने कहा अनसक्सेस ऑफ मेंडल, क्लियर। तो तीन कारण है जो उसकी असफलता के है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं यहां असफलता का मतलब समझना कि मेंडल मेंडल बोलो फेमस क्यों नहीं हो पाया, वो है। मेंडल खुद अपने आप में क्या था बोलो, रिजल्ट में सक्सेसफुल था, या असफलता के कारण के अंदर बोलो आप समझ के बोलो। पहला कारण क्या है, मेंडल का अपने रिजल्ट में बहुत ज्यादा मैथ्स का यूज करना। मतलब मेंडल अपने हर रिजल्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज और रेशियो बोलो ये वर्डों का यूज करता था। जब मैं आपको कल मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ाऊंगा तो मेंडल रिजल्ट कैसे तैयार करते थे वो मैं आपको करके बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा मेंडल अपने रिजल्ट में मैथ्स 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 यूज करता था। तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से जब भी उसके रिजल्ट, जब भी प्रोफेसर्स के या बॉटनिस्ट के हाथों में गए तो उन्हें उन्हें पे ध्यान नहीं दिया। बोलो बात समझ में आए। तो पहला रीजन क्या बता रहा हूं, मेंडल द्वारा द्वारा अपने अपने रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बोलो, परिणामों, ठीक है, में अत्यधिक बोलो मैथ्स, ठीक है, बोलो का यूज करना। पहले बताओ सिंपल सा रीजन पहला समझ में आया, बोलो हाईली मैथ्स यूज इन रिजल्ट ऑफ मेंडल, क्लियर। ये पहला रीजन है। दूसरा क्या है कि मेंडल होशियार तो था ही था बोलो, अपने सर होशियार नहीं होता तो फादर कैसे बनता बोलो। जो भी रिजल्ट आते सबको बोलो अलग अलग कंट्री के यूनिवर्सिटीज में भेजता, बोलो फेमस उस समय जो बॉटनिस्ट थे उनको भेजता, क्लियर। और साथ के साथ क्या करता, छोटी मोटी जो पत्र पत्रिकाएं होती उनमें छपवाता भी सही, बट क्या था छपवाता ऐसे में जिनकी रेंज कम थी या जो अच्छे पढ़े लिखों के हाथ में वो पेपर नहीं जाते। बोलो बात समझ में। एक खबर छपे पत्रिका में भास्कर में, एक छपे साया काल में, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। तो यही हाल किसका था, मेंडल का। एक सक्सेस नहीं होने का कारण समझ में आया कि अपने पत्र पत्रिकाएं मतलब लव लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, जो इसके रिजल्ट के पत्र पत्रिकाएं थे उनको ऐसे पेपर में बोलो पब्लिश करता जिनकी रेंज बहुत कम थी, क्लियर। तो क्या बता रहा हूं, मेंडल बोलो अपने अपने बोलो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ऐसे लिख दू रिसर्च पेपर, क्लियर। ओके अब तो गलत समझोगे ही नहीं, मैं रिसर्च पेपर लिखा मतलब समझ गए बोलो। ओके को बोलो कम, मैंने कहा रेंज वाले बोलो पेपर में छपवाता, क्लियर। बोलो समझ गए। पहले बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फीलिंग समझे नहीं समझे बोलो। ऐसे में पब्लिश करता जिनकी रेंज क्या थी, बहुत कम थी, ओके। और तीसरा और बड़ा कारण क्या था कि मेंडल ने जब काम किया 1856 टू 1863, वो एरा ऐसा था, वो टाइम पीरियड ऐसा था जब डार्विन का बोलबाला था। किसका बोलबाला था, डार्विन। डार्विन बोलो उसकी कहानी अपन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे।
डार्विन 5 साल तक यात्रा की उसने, क्लियर। और हेक्सले एक पर्सन था, उसको भी साथ में लेके गया था, क्लियर। और अलग अलग देशों की यात्रा की, और फिर जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब उत्सुक थे कि डार्विन आके बताएगा उसने क्या क्या देखा। तो डार्विन ने आके किताब लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर। और डार्विन ने 1859 में लॉन्च कर दी किताब। बोलो सबका ध्यान किसकी किताब पे था, बोलो डार्विन की। उसको ही पढ़ने में, उसको ही जानने में था। तो किसी ने मेंडल के ध्यान ही नहीं दिया। मेंडल जब तक जिया अपना दुश्मन किसको समझता था, बोलो डार्विन को। किसको समझता था, डार्विन को। क्योंकि डार्विन की वजह से मेंडल बोलो फेमस नहीं हो पाया। तो तीसरा कारण क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा डार्विन बोलो की बुक, ठीक है। बुक मैंने कहा कौन सी, मैंने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय बोलो नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओके। हालांकि मैं डार्विन की बुराई नहीं कर रहा हूं, डार्विन इज अ ग्रेट मैन, ऑल्सो ग्रेट मैन। डार्विन ने बहुत अच्छा काम किया था जो इवोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा, क्लियर, ओके। डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, समझ आओगे, बोलो डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ बोलो का मेंडल 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 के बोलो मेंडल के कार्यकाल में बोलो में मार्केट में आना। पहले बताओ, आपकी भाषा लिख रहा हूं, समझ जाओगे, बोलो। अरे समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, बोलो क्या लिखा, समझ में आया, बोलो ओके। तो किसका ध्यान नहीं गया, बोलो मेंडल की रिजल्ट पे, बातों पे ध्यान नहीं गया। और किसी ने सोचा चलो बाद में देखेंगे, अभी तो डार्विन की किताब पढ़ते हैं, क्लियर, ओके। तो डार्विन की वजह से मेंडल गुमनामी की दुनिया में ही खो गया, और ब्राइट डिजीज से 1884 में डेथ हो गई, क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आए। आज क्या सिखाया मैंने आपको, मेंडल की सेल्फ सक्सेस के रीजन, और मेंडल का सोसाइटी में अनसक्सेस के रीजन। वापस समझना क्या बोला मैंने, मेंडल की सफलता के कारण का मतलब सेल्फ सक्सेस, और मेंडल की असफलता का मतलब सोसाइटी अनसक्सेस। बोलो ये ध्यान रखना है, क्लियर, ओके। तो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी, क्लियर। आगे कहानी कल